हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जीके अकेडमी पर। तो दोस्तों, आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं प्रैक्टिस सेट, यह केबीएस का प्रैक्टिस सेट है। ठीक, इसमें पेडागोजी और ईबीएस हम लोग करेंगे। ठीक ना, इसमें 40 क्वेश्चन है और इसको हम बारी बारी से करेंगे। ठीक ना, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप लोग जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं केबीएस पीआरटी का पेडागोजी और ईबीएस का प्रैक्टिस सेट करेंगे हम लोग। तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो चलिए देखिए, आज का पहला क्वेश्चन हमारा, मिश्रित कक्षा में शिक्षक को चाहिए। मिश्रित कक्षा में शिक्षक को क्या चाहिए? विभिन्न प्रकार की सीखने की स्थिति प्रदान करें, छात्रों को नोट्स दें, छात्रों के लिए समस्याओं का समाधान, छात्रों को याद करने के। तो ये तो ऑप्शन ऐसे नहीं होगा। ठीक, और नोट्स देने की बात कर रहा है, ये भी नहीं होगा। ठीक ना, हमारा जो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा, विभिन्न प्रकार की स्थिति की सीखने की स्थिति में प्रदान करना। जो बच्चे होते हैं वह विभिन्न प्रकार के हर एक प्रकार की स्थिति में बच्चा सीख सकता है, तो वह शिक्षक का कार्य होता है करना। ठीक ना, तो इसमें ऑप्शन जो हमारा होगा ये हमारा सही होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार यदि उत्तेजना और प्रतिक्रियाओं के बीच अधिक परिवर्तनीय संबंध है तो कनेक्शन बढ़ जाते हैं। यह डैश डैश के नियम के कारण, किसके नियम कारण है? प्रतिक्रिया के, अभ्यास के, तत्परता के, प्रभाव के। तो आपको बताना है किसके नियम कारण है। तो देखिए, थर्नडाइक के अनुसार यह उत्तेजना और प्रतिक्रियाओं के बीच जब अधिक परिवर्तन संबंध होता है तो वह होता है कब? जब होता है अभ्यास। ठीक ना, जब अभ्यास होता है तो वह उसका संबंध परिवर्तनीय वजह से संबंध जुड़ जाता है। अधिक संबंध बनाने क्या करेंगे? अभ्यास करेंगे तो बच्चों का कनेक्शन बढ़ जाएगा। ठीक ना, तो ऑप्शन इसमें हमारा बी सही होगा। अभ्यास करने से बच्चे का मन उसमें अधिक, उसको नॉलेज होने लगेगा, अधिक सीख पाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें हमारा बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। माता पिता जो अपेक्षाएं रखते हैं और नियंत्रण लगाते हैं, फिर भी अपने बच्चों के प्रति हार्दिक और उत्तरदायी होते हैं, उन्हें डैश डैश माता पिता के रूप में जाना जाता है। लोकतांत्रिक, सत्तावादी, प्राकृतिक और आधिकारिक। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ठीक है, आपको बताना है। ठीक है, तो वह कैसे माता पिता के रूप में जाना जाता है? तो वह ऐसे होते हैं माता पिता जो हमारे आधिकारिक होते हैं। ठीक ना, माता पिता जो वह हार्दिक और उत्तरदायी होते हैं, वह हार्दिक आधिकारिक रूप से हमारे लिए माता पिता के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन इसमें हमारा डी सही होगा। ठीक ना, आधिकारिक माता पिता के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन इसमें हमारा डी सही है। चलिए आगे चलते हैं। शोध से पता चलता है कि एक विविध कक्षा में एक शिक्षक की अपने छात्रों से अपेक्षाओं का उनके सीखने का क्या है? महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। उनके साथ संबंध नहीं होना चाहिए कि एकमात्र निर्धारक है, पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, शोध से पता चलता है कि एक विविध कक्षा में एक शिक्षक अपने छात्रों से अपेक्षाओं का उनके सीखने की क्या करता है, आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, ठीक, और पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। ऐसे ही और के साथ संबंध, ये भी हमारा ऑप्शन गलत होगा। इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा, इसमें ऑप्शन हमारा ए सही होगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन हमारा ए सही है। महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, ठीक है, वह बच्चा जो क्या करता है, जब शोध करेगा टीचर, ठीक ना, सिखाएगा बच्चों को, छात्रों को, तो उसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ठीक ना, ऑप्शन इसमें हमारा ए सही है। चलिए आगे चलते हैं। कक्षा शिक्षक ने देखा कि राम को गीत गाने और रचना करने में मजा आता है। शिक्षक ने निष्कर्ष निकाला कि राम डैश डैश बुद्धि में उच्च प्रतीत होते हैं। लोक कौशल में, स्थानीय कौशल में, शारीरिक संचालन में, संगीतीय। तो आपको बताना है तो किसमें प्रतीत होते हैं? उच्च प्रतीत होते हैं। तो किसमें होता है बच्चा? तो आपको यह शिक्षक ने देखा कि वह गाना और क्या करता है, निबंध अच्छा लिखता है, तो उसमें क्या, उसमें रचना जो करने की क्षमता है वह अच्छी है। तो वह किसमें प्रतीत होंगे? या
आपको बताना है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वह ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा आपको बताना है। इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा डी, ठीक ना। इसमें ऑप्शन हमारा संगीतमय बुद्धि में उच्च प्रतीत है, ठीक है। वो बच्चा क्या करता है, संगीतमय में उसकी बुद्धि बहुत ज्यादा है, ठीक ना। तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के आयु वर्ग में एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास के डैश डैश के चरण में है। तो एक 2 से 7 वर्ष के डैश डैश के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था, मूल संक्रियात्मक अवस्था। तो कौन सा इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक ना। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा आपको बताना है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगा, ठीक ना। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष के आयु वर्ग में एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास के चरण में, ठीक ना। तो वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है। और हमारा संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष होती है, ठीक। और 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और 11 से 11 या 12 होता है, दोनों इसमें मान लीजिए 12, ठीक। इसमें तो वो 18 तक होती है, ठीक ना। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक। तो ऑप्शन इसमें हमारा ये सही होगा। चलिए ये पियाजे का जो अवस्थाएं विकास की अवस्थाएं बताए हैं, ये पियाजे का अवस्था 4 अवस्थाएं हैं, ठीक ना। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। ऑप्शन इसमें हमारा ए सही है। चलिए आगे चलते हैं। एनसीएफ के अनुसार समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है कि हमें डैश डैश के लिए डैश डैश वो बदलना चाहिए, ठीक ना। किसके लिए किसको बदलना चाहिए? एनसीएफ के अनुसार समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है कि प्रणाली बच्चों के अनुसार बदलना चाहिए, पर्यावरण परिवेश के अनुसार बदलना चाहिए, बाल पर्यावरण के अनुसार, बाल प्रणाली के अनुसार। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें ऑप्शन जो हमारा सही होगा, जो प्रणाली जो सिस्टम होगा, ठीक ना, स्कूल का जो सिस्टम होगा वो बच्चों के अनुसार बदलना चाहिए। यह समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है, ठीक ना। जो वहाँ का सिस्टम होगा स्कूल का वह एनसीएफ 2005 के अनुसार यह समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है कि जो सिस्टम बदला जाता है वो बच्चों के अनुसार बदला जाता है। तो ऑप्शन इसमें हमारा ए सही है। चलिए आगे चलते हैं। समावेशी शिक्षा का मूल्य सिद्धांत क्या है? समावेशी शिक्षा का मूल्य सिद्धांत क्या है? शिक्षा में प्रवेश और भाग लेने का अधिकार, छात्र केंद्रित शिक्षण अधिगम, आवश्यकता आधारित शिक्षण अधिगम, विभिन्न छात्राओं को मुख्य धारा में लाना। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा, ठीक ना। इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो देखिए जो समावेशी शिक्षा का मूल्यांकन क्या है आपको यह बताना है। तो देखिए शिक्षा में प्रवेश और भाग लेने का अधिकार जो दिलाता है बच्चों को, तो वह समावेशी शिक्षा दिलाता है। इसमें ऑप्शन हमारा ये सही है, ठीक ना। जो बच्चों को क्या करता है, वह शिक्षा और शिक्षा में प्रवेश दिलाने का अधिकार समावेशी शिक्षा दिलाता है, वह सभी बच्चों को पढ़ने का अधिकार, ठीक ना। तो यह ऑप्शन ए हमारा इसमें सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रभावी निर्देश और सीखने के लिए धर्म, लिंग, आर्थिक पृष्ठभूमि या यहाँ तक कि सीखने की शैली डैश डैश के सभी उल्लेखनीय कारक है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? विविधता, व्यक्तित्व, संस्कृति, जातीयता। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा, ठीक ना। तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। जिसे इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वह पृष्ठभूमि और यहाँ तक कि सीखने के लिए शैली जो विविधता होनी चाहिए वह उल्लेखनीय होनी चाहिए। तो ऑप्शन इसमें हमारा ए सही होगा, ठीक ना। डाइवर्सिटी जो होती है ये विविधता, ठीक ना, उसे सभी उल्लेखनीय कारक होना चाहिए। तो ऑप्शन इसमें हमारा ए सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक रचनावादी कक्षा में डैश डैश शिक्षक आधिकारिक है, ठीक। शिक्षक पाठ्यपुस्तक से नोट्स देता है, छात्र सक्रिय रूप से शामिल हैं, पाठ्य शिक्षक निर्देशित है। एक रचनावादी कक्षा कैसी होनी चाहिए ये आपको बताना है, ठीक ना। यही पूछ रहा है तो कैसा होना चाहिए। तो देखिए इसमें जो छात्र होंगे वो सभी क्या होंगे, इस सक्रिय रूप से शामिल होंगे। तो इसमें ऑप्शन हमारा जो सही होगा यह रचनावादी कक्षा में होना चाहिए, जो छात्र सक्रिय रूप से होना चाहिए, सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए। ऑप्शन इसमें हमारा सी सही है। ये यह रचनावादी कक्षा होनी चाहिए, ठीक ना। तो ऑप्शन इसमें हमारा सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। डैश डैश का अर्थ है कि विकलांग बच्चों या सीखने में कठिनाई वाले बच्चे मुख्य धारा के स्कूल में भाग लेंगे ना, ठीक ना।
तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? विशेषज्ञता, अलगाव, एकीकरण, समावेशन। तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही है, ठीक ना। तो देखिए इसमें जो डैश डैश होगा, विकलांग बच्चों के सीखने के कठिनाई वाले मुख्य धारा के स्कूल में भाग लेना चाहिए। तो यह एकीकरण जो होगा, ठीक ना, एकीकरण जो होगा यह ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक ना। इसका अर्थ है कि मतलब सभी जो विकलांग बच्चे भी हैं, जो सामान्य तरह के बच्चे हैं मुख्य धारा के, वो सभी एक साथ ही पढ़ें, ठीक ना। तो यह एकीकरण का अर्थ है, ठीक ना। तो ऑप्शन इसमें हमारा सी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन इसमें हमारा सी सही था। भाषा भाषा शिक्षकों द्वारा छात्रों के विशेषण की आवश्यकता है। इसके लिए एक पूर्वापेक्षा है। तो कौन सा इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा? तो कौन सा इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा? पूछ रहा है छात्रों की सीखने की क्षमता को मापना, उनकी मौजूदा क्षमताओं या मूल्यांकन करना, छात्रों के बीच उपलब्धि स्तर की तुलना करना, छात्रों को के चुनाव में छात्रों की रुचि को जानना। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा हमारा? इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा, भाषा शिक्षक द्वारा छात्रों के विश्लेषण की आवश्यकता है, इसके लिए एक पूर्वापेक्षा करना। इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वह उनकी मौजूदा क्षमता जो होती है बच्चों की, उसका मूल्यांकन करना, ठीक ना। जो मौजूदा क्षमता होगी बच्चों की, उसका आकलन करना, मूल्यांकन करना, यह शिक्षक द्वारा विश्लेषण करना, यही हमारा ऑप्शन सही होगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, लेखन डैश डैश का आलेखीय निरूपण है। जो लेखन होता है डैश डैश आलेखीय निरूपण है, किसका? मौखिक का, सुनना का, पढ़ना का, भाषण का। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा? तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा, ठीक ना, लेखन क्या है? लेखन का क्या है? तो लेखन भाषण का आलेखीय निरूपण है, ठीक ना। जब बच्चा लेखन करता है और बोलेगा तो वह क्या है? आलेखीय निरूपण करता है। तो ऑप्शन इसमें हमारा, ठीक, ऑप्शन हमारा डी सही होगा। इसमें भाषण ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। नैदानिक मूल्यांकन क्या है? नैदानिक मूल्यांकन क्या है? सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन, सीखने का आकलन और सीखने में अगला अलग। सीखने में आकलन, आकलन होगा यहाँ पे, सीखने में आकलन होगा, सीखने में आकलन, यहाँ पे सीखने में आकलन। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा आपको बताना है, ठीक ना। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा? ठीक, जिसे असेसमेंट लर्निंग असेसमेंट डायग्नोस्टिक असेसमेंट कहा जाता है। क्या कहता है? डायग्नोस्टिक असेसमेंट कहा जाता है इसे, नैदानिक मूल्यांकन को डायग्नोस्टिक असेसमेंट। जिसे ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? तो वह सीखने के लिए आकलन जो होता है हमारा, तो यह ऑप्शन इसमें हमारा ए सही होगा। सीखने के लिए आकलन होता है तो ऑप्शन इसमें हमारा ए सही होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। किशोरों में सकारात्मक सहकर्मी संबंध और रचनात्मक पारस्परिक कौशल, ठीक ना। किशोरों में क्या है? सकारात्मक सहकर्मी संबंध है और रचनात्मक पारस्परिक कौशल। डैश डैश क्या होगा? शारीरिक विकास को बढ़ावा देगा, संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास करेगा और सामाजिक कौशलों को बढ़ावा देगा और अकादमिक प्रदर्शन में वृद्धि करेगा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा आपको बताना है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा, तो यह सामाजिक कौशल को बढ़ावा देना, यही ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक ना। जो रचनात्मक पारस्परिक कौशल हो गए उसके सामाजिक कौशलों को बढ़ावा देना, ऑप्शन इसमें हमारा सी सही है, ठीक ना। ऑप्शन इसमें हमारा सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, शोध के निष्कर्षी ने पुष्टि की कि स्कूल प्रबंधन, ठीक ना, यहाँ पे स्कूल प्रबंधन समिति डैश डैश के माध्यम से स्कूल में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। तो एक शोध हुआ जिसमें निष्कर्ष की पुष्टि की गई कि स्कूल प्रबंधन क्या करता है? स्कूल प्रबंधन डैश डैश के माध्यम से स्कूल में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। तो वह किससे? तो यह आपको बताना है, ठीक ना। सहयोग से, सहयोग और भागीदारी से, प्रतिबद्धता और आम सहमति से और पारस्परिक लाभ से। तो कौन सा इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा आपको बताना है, ठीक ना। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा, तो यह प्रतिबद्धता और आम सहमति जो होगी, इससे उसके माध्यम से स्कूल प्रबंधन समिति
के माध्यम से स्कूल में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। यह प्रतिबद्धता और आम सहमति होती है, ठीक, सहमति होती है। तो ऑप्शन इसमें हमारा सी सही होगा, ठीक ना। तो ऑप्शन इसमें हमारा सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। नैतिक निर्णय के विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया? नैतिक निर्णय के विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया? वाइगोस्की, सिगमंड फ्रायड, लॉरेंस कोहलबर्ग, वोल्फगैंग कोहलर। तो किसने दिया नैतिक निर्णय के विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव, ठीक ना। तो आप लोग बताना है, ठीक ना। तो ऑप्शन इसमें एकदम साफ साफ दिख रहा है कि किसने दिया। तो आपको पता ही है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक निर्णय का मतलब नैतिक सामाजिक जो दिए हैं, यह लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिए हैं नैतिक विकास का सिद्धांत, ठीक ना। तो आप लोग इनको जानते हैं, ठीक ना। तो आप लोग इसको, और वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया, ठीक ना। तो आप लोग इनको जानते हैं, ठीक। तो चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन इसमें हमारा सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम का क्या लाभ है? छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम का क्या लाभ है? आपको बताना छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम का क्या लाभ है। यह दूरस्थ शिक्षा के अवसर प्रदान करता है। यह शिक्षकों को पाठ्यक्रम लागू करने में सहायता करता है। यह छात्रों की सक्रिय भागीदारी की अनुमति देता है। यह छात्रों की आवश्यकताओं पर जोर देता है। तो कौन सा इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा? देखिए, जो छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम होता है, का लाभ होता है इसमें, तो हमारा क्या होता है कि यह बच्चों के आवश्यकताओं पर जोर देता है, ठीक ना। बच्चों की आवश्यकताओं पर जोर देता है जो छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम होता है। तो ऑप्शन इसमें हमारा क्या होगा? ऑप्शन इसमें हमारा डी सही है, ठीक ना। ऑप्शन इसमें हमारा डी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अपने बाकी साथियों के साथ रहने की क्षमता दिखाने के बाद एक निश्चित मानक कक्षा में प्रवेश करने की अनुमति देता है, ठीक ना। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? ठीक ना। पूर्ण समावेशन, मुख्य धारा, सामाजिकरण, समायोजन। तो कौन सा इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा? तो देखिए, जो हमारा इसमें ऑप्शन सही होगा, ठीक ना, जो हमारा इसमें ऑप्शन सही होगा वह मुख्य धारा है, ठीक ना। वह मुख्य धारा है जो कि साथियों के साथ रहने की क्षमता दिखाने के बाद निश्चित मानक कक्षा में प्रवेश करने की अनुमति देता है। तो वह मुख्य धारा है, ठीक ना। तो ऑप्शन इसमें हमारा बी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निर्णयात्मक मूल्यांकन के लिए एक उपयुक्त उपकरण नहीं है? एक उपयुक्त उपकरण नहीं है, कौन सा नहीं है आपको बताना है। समनुदेशन, मौखिक प्रश्न, प्रश्नोत्तरी, सत्र परीक्षा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा? ठीक ना। तो निर्माणात्मक मूल्यांकन के लिए एक उपयुक्त उपकरण नहीं है, तो जो हमारा नहीं है तो वह सत्र परीक्षा जो है यह हमारा नहीं है, ठीक ना। तो ऑप्शन इसमें हमारा क्या? डी सही होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें देखिए, अब हम लोग इन्वायरमेंट से जो प्रश्न आते हैं उसको हम लोग आज फिर मतलब हम लोग इसमें इन्वायरमेंट और पेडागोजी के प्रश्न है, जिसमें 20 प्रश्न पेडागोजी के और 20 प्रश्न इन्वायरमेंट के हैं, ठीक ना। तो हम लोग अब इन्वायरमेंट के टॉपिक आ गया, तो अब इन्वायरमेंट का प्रैक्टिस सेट हम लोग करेंगे, ठीक है। देखिए, चलिए आगे चलते हैं, हम लोग करते हैं आज इसका इन्वायरमेंट का पहला क्वेश्चन। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विशिष्ट लक्ष्य है 2022, 2030, 2040, 2050। तो सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, ठीक ना, क्या है विशिष्ट लक्ष्य कौन सा है? कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा? तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा, ठीक ना, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा तो इसमें ऑप्शन हमारा बी सही है, ठीक ना। इसमें ऑप्शन हमारा बी सही है। यह सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विशिष्ट लक्ष्य है यह 2023 तक, ठीक। ऑप्शन इसमें हमारा बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। ऊर्जा के निम्नलिखित ईंधन में से जो सबसे अधिक पर्यावरण के लिए अनुकूल है। जो ऊर्जा के निम्नलिखित ईंधन में से पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल कौन सा है? इथेनॉल, बायोगैस, सीएनजी, हाइड्रोजन। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा? तो इसमें जो हमारा ऊर्जा के लिए सबसे अनुकूल जो हमारा ऊर्जा है पर्यावरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण अनुकूलन है, तो वह हाइड्रोजन है, ठीक ना। क्या है? हाइड्रोजन। इसमें क्या है? प्रदूषण बहुत कम होगा, बहुत कम होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन इसमें हमारा डी सही होगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं।
शहरी क्षेत्रों में नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। शहरी क्षेत्रों में नाइट्रोजन और ऑक्साइड के कारण प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। सड़क परिवहन, वाणिज्य क्षेत्र, उद्योग में ऊर्जा का प्रयोग, बिजली संयंत्र। तो कौन सा इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा? जो शहरी क्षेत्र में नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण प्रदूषण का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो यह सबसे ज्यादा प्रमुख स्रोत है हमारा सड़क परिवहन, ठीक ना। कौन सा है? यह सड़क परिवहन जो है, इससे जो गाड़ियां हैं उसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है उससे, जिसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड सबसे ज्यादा निकलती है, ठीक ना, गाड़ियों से। तो ऑप्शन इसमें हमारा ये सही होगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ऐसे ही प्रश्न आते हैं केबीएस में, तो आप लोग इसको पूरा अंत तक देखिए। चलिए, इनमें से कौन सा प्रदूषक श्वसन रोगों का प्रमुख कारण है? श्वसन रोगों का प्रमुख कारण है निलंबित सूक्ष्म कण, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक। तो इसमें से कौन सा प्रदूषक श्वसन रोगों का प्रमुख कारक है, जो श्वसन के लिए सबसे हानिकारक है? तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वह हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड है। यह श्वसन रोगों का प्रमुख कारक है, ठीक ना। ऑप्शन इसमें हमारा बी सही होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक गैसें स्वाभाविक रूप से और औद्योगिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप दोनों में सही नहीं बनती? दोनों में सही नहीं बनती। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। जो प्रदूषक गैसें स्वाभाविक रूप से व औद्योगिक गतिविधियों के कारण स्वरूप में क्या बनती नहीं है, क्या नहीं बनती है, तो आपको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा? इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा, यह क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है यह नहीं बनती है, ठीक ना, औद्योगिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप, ठीक ना। तो ऑप्शन इसमें हमारा ये सही होगा, ठीक है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। ऑप्शन इसमें हमारा ये सही है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, मृदा प्रदूषण किसके कारण होता है? मृदा प्रदूषण किसके कारण होता है? औद्योगिक अपशिष्ट, एग्रोकेमिकल, पेट्रोलियम केमिकल, डिटर्जेंट। सही कोड का चुनाव कीजिए। तो कौन से इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा? ए और बी, बी सी और डी मात्र, ए बी सी और डी, सी और डी। तो कौन सा इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा, जो मृदा प्रदूषण होता है उसका कारण सभी हैं, ठीक ना, उसका कारण सभी हैं। औद्योगिक अपशिष्ट, एग्रोकेमिकल, पेट्रोकेमिकल और डिटर्जेंट। इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा सी। इसमें ए बी सी डी सभी सही हैं, ठीक ना। ऑप्शन इसमें हमारा सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। भूकंपीय तरंगे तेजी से यात्रा करते हैं किसमें? भूकंपीय तरंगे जो सबसे ज़्यादा तेजी से यात्रा करते हैं गैस में, तरल में, सॉलिड में और लावा में। तो किसमें करते हैं आपको बताना है। तो यह किसमें करते हैं? तो देखिए भूकंपीय जो तरंगे होती हैं वह सबसे ज़्यादा तेज यात्रा करती हैं सॉलिड में, ठीक ना। जो ठोस होता है वह उसमें सबसे ज़्यादा सबसे तेज यात्रा करती हैं, ठीक ना। जो ठोस होता है उसमें सबसे तेज उसकी यात्रा तेजी से वेग होता है, ठीक ना। वेग सबसे ज़्यादा होता है स्टील सॉलिड में, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। पोचमपल्ली एक विशेष प्रकार के कपड़े के लिए प्रसिद्ध गांव है, ठीक, जिससे पोचमपल्ली भी कहा जाता है। गांव इसका एक हिस्सा है। गांव किसका एक हिस्सा है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। जो पोचमपल्ली है एक विशेष प्रकार की क्या है, एक साड़ी होती है, ठीक। और यह कहाँ बनाई जाती है इसको आपको बताना है, ठीक ना। इसको आपको बताना है कहाँ बनाई जाती है। यह जहाँ बनाई जाती है, यह कहाँ बनाई जाती है, तो यह आंध्र प्रदेश में बनाई जाती है, ठीक। यह पोचमपल्ली बहुत महत्वपूर्ण साड़ी है, मतलब बहुत अच्छी साड़ी होती है, ठीक ना। यह आंध्र प्रदेश में बनाई जाती है। ऑप्शन इसमें हमारा ए सही है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से सही कथन करें, चयन करें। जो निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। हाथियों को गंदे पानी से खेलना पसंद है क्योंकि उनकी त्वचा को ठंडा रहता है, ठीक है कि नहीं? ये हमारा सही है, ठीक। क्या करते हैं, हाथियां कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं और उनको पानी में अधिक रहना भी पसंद होता है और उनके शरीर को ठंडक पहुंचती है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। अधिकांश हाथी आराम करना पसंद करते हैं दिन में लगभग
10 घंटे सोते हैं। ऐसा नहीं है, 10 घंटे नहीं सोते हैं, मात्र 2 से 4 घंटे सोते हैं हाथी, ठीक है। और तीसरा हमारा क्या कर रहा है, 3 महीने के हाथी का वजन का लगभग कितना, 300 किलो, सॉरी 3 महीने का हाथी का वजन कितना होता है, 3 महीने का जो बच्चा होता है, इसका मतलब है 3 महीने का जो हाथी का बच्चा होता है उसका वजन 300 किलोग्राम का होता है, ठीक ना। तो ये भी सही है, ठीक ना। जो 3 महीने का बच्चा होता है उसका हाथी का वजन 300 किलोग्राम का होता है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अधिकांश वयस्क हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते टहनियाँ खाती है। तो ये भी सही है हमारा ऑप्शन, ठीक ना। हमारा ऑप्शन ये भी सही है। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें जो हम देखिए पहला और तीसरा और चौथा, ठीक ना। तो इसमें पहला और तीसरा हमारा कौन सा है, तो इसमें हमारा पहला तीसरा, ये ऑप्शन सी हमारा सही है। पहला दूसरा और सॉरी चौथा, ठीक ना। पहला तीसरा और चौथा, ठीक। तो यही ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। मृत सागर क्या है, मृत सागर क्या, आपको बताना है मृत सागर क्या है। क्या है मृत सागर, एक समुद्र जिसका पानी जहरीला है, एक समुद्र जो सभी महासागरों और समुद्रों में सबसे अधिक नमकीन है, एक समुद्र जिसमें उच्च और निम्न ज्वार बहुत बार आते हैं, एक समुद्र जिसमें हजारों को पालना खतरनाक है, ठीक ना, जहाजों को पालना खतरनाक है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन इसमें हमारा बी सही होगा। एक समुद्र जो सभी महासागरों और समुद्रों में सबसे अधिक नमकीन होता है उसे मृत सागर कहा जाता है, ठीक ना। इसमें आयोडीन की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। तंबाकू की लत किसके कारण होती है, तंबाकू की लत किसके कारण होती है, कोकीन के, कैफीन के, निकोटीन के, हिस्टामाइन के। तो तंबाकू की लत किसके कारण होती है आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन जो हमारा सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यह जो निकोटीन होता है इसके कारण तंबाकू की लत लग जाती है और वह छोड़ नहीं पाते हैं लोग, तो यह निकोटीन के कारण होता है, ठीक ना। ऑप्शन इसमें हमारा सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी अधिक गति है, निम्नलिखित में से किसकी अधिक गति है, वायु की, जलधारा की, ध्वनि की, प्रकाश की। तो किसकी अधिक गति है आपको बताना है। तो निम्नलिखित में से जो इतने ऑप्शन है तो इसमें सबसे ज्यादा गति होती है हमारी प्रकाश की, ठीक ना। सबसे ज्यादा गति प्रकाश की होती है, आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, गुजरात को, पश्चिम बंगाल को, मध्य प्रदेश को, असम को। तो किसे जाना जाता है आप लोग इसको बताइए, तो किसे जाना जाता है आप लोग इसको बताइए। तो यह जो टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है तो वह हमारा क्या है, मध्य प्रदेश, ठीक ना। वह हमारा मध्य प्रदेश जो कि सबसे ज्यादा टाइगर वहाँ पाए जाते हैं, वह टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। डैश डैश चीनी का रूप है, डैश डैश जो चीनी का रूप है क्या है आपको बताना है। कौन सा ऑप्शन सही है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और जल। डैश डैश चीनी का रूप है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही है। जो हमारा चीनी का रूप है वो क्या है, तो यह कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट चीनी का रूप है, ठीक है। चीनी का एक हाइड्रो रूप है। ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा सही है, तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा, ठीक ना। यह चीनी का रूप है, सॉरी यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे नहीं, चीनी का रूप क्या है ये पूछ रहा है, चीनी का क्या रूप क्या है, तो ये ऑप्शन पूछ रहा है चीनी का रूप क्या है, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट होगा, ठीक ना। चीनी का रूप है, ठीक, चीनी का रूप कार्बोहाइड्रेट है, ऑप्शन इसमें हमारा बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। मच्छर से बचाने वाली क्रीम, मच्छर से बचाने वाली क्रीम, काइल्स, मैट, तरल पदार्थ जो हम आमतौर पर अपने पैरों में उपयोग करते हैं वह है क्या, पेस्टिसाइड्स, उर्वरक, सेडेटिव और कीटनाशक। तो वह क्या है आपको बताना है। तो वह जो मच्छर से बचने के लिए जो क्रीम हम लोग यूज करते हैं तो वह क्या है, तो वह एक प्रकार की कीटनाशक दवा होती है, ठीक है। कीटनाशक दवा होती है जिसे हम लोग अपने शरीर में पैर में लगाते हैं। इस ऑप्शन हमारा डी सही होगा, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं। बैटरी या सेल डैश डैश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बैटरी या सेल किसको ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? सौर को, हीट को, मैकेनिकल को, केमिकल को। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। तो देखिए जो बैटरी या सेल होता है वह केमिकल ऊर्जा होती है, ठीक ना, और उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ठीक ना। क्या किया जाता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसमें ऑप्शन हमारा डी सही होगा। कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? डी सही है ऑप्शन होगा इसमें। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन बारिश के कारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? बारिश के कारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? वाष्पीकरण, संक्षेपण, वाष्पीकरण और संघनन दोनों, निस्पंदन। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा हमारा? तो इसमें आपको बताना है। तो जिसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा वाष्पीकरण और संघनन, जो हमारा ऑप्शन सही होगा, यह दोनों क्या करते हैं? उस बारिश के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो कि वाष्पीकरण होगा तभी उसके बाद संघनन होगा तभी बारिश होगी। तो ऑप्शन इसमें हमारा सी सही होगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट है? बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट है प्लास्टिक, पॉलीथीन और ग्लास, इनमें से कोई। देखिए प्लास्टिक अलग होता है, पॉलीथीन अलग होता है, ठीक है। आप लोग इसको एक मत समझ लीजिएगा। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? तो जो हमारा बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट होता है इनमें से कोई नहीं है, ठीक ना, इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन इसमें हमारा डी सही है। तो हमारा इसमें से ऑप्शन हमारा डी सही होगा। और जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं अपशिष्ट होते हैं तो वह कौन कौन होते हैं आपको ये भी जान लीजिए। तो इसमें होता है फूड होता है, ठीक ना, फूड होता है फूड प्रोडक्ट और काटन, ठीक, काटन होता है और काऊ डंक होता है, ठीक, और क्या होता है? पेपर होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। और काटन, काऊ या बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट होते हैं। जो काऊ के क्या होते हैं? डंक होते हैं, ठीक। तो आप लोग इसको डंक जो होते हैं, ठीक ना, वह भी क्या होते हैं? बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट होते हैं। तो ऑप्शन इसमें हमारा डी सही है। चलिए आगे चलते हैं। जब कुछ चीनी एक गिलास पानी में घुल जाते हैं तो जल स्तर कैसा होता है? बढ़ जाता है, बढ़ता है। दोनों ऑप्शन इसमें सेम हो गए हैं, ठीक ना, बढ़ता है। तो कौन सी इसमें ऑप्शन वही रहता है, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक ना। तो इसमें देखिए जो हमारा ऑप्शन दोनों सेम हो गया, इसमें हमारा एक घटता है, ठीक ना, एक क्या है? घटता है, ये लिख लीजिएगा, घटता है, एक बढ़ता है। तो किसमें हमारा कौन सा सही होगा? तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वह हमारा वही होगा, ठीक ना, वही रहता है। जब भी चीनी एक गिलास पानी में हम घोल देंगे तो उसका क्या होगा? स्तर सेम रहता है, न घटता है न बढ़ता है। ऑप्शन इसमें हमारा सी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। मशरूम जैसे गैर हरे पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते क्योंकि वह बहुत छोटे होते हैं, उनमें क्लोरोफिल की कमी है, उनके पास फोटोट्रांसपिज्म की कमी है और उनमें पानी सूंघने के लिए चूसने के लिए भी जड़ों की कमी होती है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही होगा, ठीक ना, जो मशरूम होता है वह गैर हरे पौधा है, ठीक ना, अपना भोजन वह स्वयं नहीं बना सकता, ठीक ना। तो उसके लिए उन्हें क्लोरोफिल की कमी होती है। क्या होती है? क्लोरोफिल की कमी होती है, इसलिए वो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। तो ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन इसमें हमारा बी सही होगा। तो आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन हम लोग पूरा किए हैं और ये केवीएस के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक ना। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर, आप जो लोग देखे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा लें जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।